तो आम बजट से आम आदमी को क्या मिला? 3 बड़े फायदे गिनवाएंगे। देखिए संदीप जी, जिस तरह से महामारी के बाद 2 साल में बिल्कुल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसके बाद जब अर्थव्यवस्था हम उस तकलीफ के दौर से बाहर निकले पूरी दुनिया की परिप्रेक्ष्य में, और अगर आप इस चीज को भूल के बैठेंगे कि हम 2 साल पहले महामारी से लड़ रहे थे, पूरे लॉकडाउन के साथ सारे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, ना कि सिर्फ इंडिया में पूरी बल्कि दुनिया में। तो बड़े अफसोस की बात है कि हम उसको भूल रहे हैं। फायदे जो है देश को और देश की जनता को होगा। आपने 25 साल का रोड मैप दे दिया जफर भाई, 25 साल का रोड मैप दे दिया, तो अच्छे दिन का इंतजार 2047 तक करें क्या हम? वर्तमान की कितनी बात हुई? अरे एक मिनट, ये वर्तमान की बात है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो आगे के देखना जरूरी होता है कि भाई जब अब आज 75वें साल में अगर 100 साल जब होगा तो हिंदुस्तान कैसा दिखेगा। उसकी एक छोटी सी मिसाल में देता हूं कि आज दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उसमें यूएसए सबसे आगे है, उसके चाइना है, उसके बाद आपको जापान और फ्रांस है, ब्रिटेन है और इंडिया है। लेकिन अब ब्रिटेन से हम आगे निकल गए और जापान से फ्रांस से भी आगे निकलने वाले हैं। लेकिन जापान और चाइना के बीच में बड़ा गैप है। जाहिर है जो हम आज डिसीजन ले रहे हैं, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी जब बढ़ेंगे, यही रफ्तार तेजी से रफ्तार से जो बढ़ेंगे तो हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तीसरे नंबर की इकोनॉमी। थोड़ा सा जफर भाई एक सेकंड, एक मेरी बात सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। एक सेकंड सुनिए ना प्लीज। देखिए इतना व्यापक बजट होता है, 1 घंटा 37 मिनट तो वित्त मंत्री बोली, हमारे पास 40 मिनट का समय है, और दर्शक को थोड़ा समझ में आ जाए तो मैं बुलेट पॉइंट्स रेज करता रहूंगा, सबसे ज्यादा रेफरेंसेस आप ही के पास आएंगे। आपने कहा आम आदमी के भले का ये बजट है, सरकार आफत में थी, 2 साल से कोरोना काल में हम जी रहे थे, जो बिल्कुल सच बोला आपने। तो सरकार तो आफत में थी, आम आदमी भी तो आफत में था। ऐसे में पहला सवाल, और एक एक करके हम 6-7 चीजें उठाएंगे। आम आदमी सैलरीड क्लास, खासकर जो रीढ़ की हड्डी है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, वो ये उम्मीद लगा रहा था कि मेरी तनख्वाहें भी घट गई, बहुतों की नौकरी चली गई, कि मेरी जेब में कुछ पैसा आएगा। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कोई राहत नहीं। आम आदमी परेशान है कि नहीं है? देखिए देश में जो टैक्स पेयर्स है उसमें से 3% देश की जनता जो टैक्स पे करती है। जाहिर उसमें सैलरीड क्लास जो है वो टैक्स पे करते हैं और उस बात पर ध्यान भी रखते हैं। पिछले 7 सालों में उनको राहत भी दी है। लेकिन जब इस महामारी से निकले तो आप खुद देखिए जो हमारा जो कर्ज देश का जो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं जिसको, वो फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ के जिस लेवल पे चला गया था, आज हम उसको किस कंट्रोल में 6.8% आगे आने वाले दिनों में एक रोड मैप है कि धीरे धीरे कम होगा, एक साथ कम नहीं करेंगे। इसलिए उसकी 2 वजूहात है जो समझना पड़ेगा आज देश की जनता को, जो इस लायक है कि वो अपने बलबूते पे खड़े हैं। लेकिन देश में ऐसी भी जनता है जो इस महामारी की वजह से तो देशभक्ति सैलरीड क्लास को करनी है। कॉर्पोरेट टैक्स आप 30 से 25 और कई जगह 22, कई जगह 15% घटा देते हैं पिछले साल, पर आम आदमी के टैक्स में राहत नहीं मिलेगी। एक सेकंड रुकिए ना, पहले पूरी बात खत्म होने दी तब आप समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो जाहिर है कि उन गरीब लोगों का भी चिंता करनी, जिनके लिए हम राशन अब तक के राशन की सेवा दे रहे थे, और भी बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है हमने, ऐसे वेलफेयर स्कीम जो किए हैं। लेकिन सैलरीड क्लास को भी उसका पूरा लाभ है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सड़कें बनाते हैं, हम अगर उनको बाकी सुविधाएं देते हैं, हम उनको बाकी चीजें जिनकी आज कहीं ना कहीं कमी, अगर उनके घर तक रोड पहुंचती नहीं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। जल से नल आना चाहिए, नल से जल तो उसकी सुविधाएं पूरी कर रहे हैं। आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आना चाहिए। नहीं देखिए, आज सरकार जो सारी चीजें जो ईज ऑफ लिविंग जो है उस पर फोकस करके ईज ऑफ लिविंग ग्रोथ में, ताकि अगर ऐसे लोग आज सिंगल इनकम ग्रुप है तो डबल इनकम ग्रुप है, दूसरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, छोटे देशों में अगर ऐसा होता है कि ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। क्विक रिस्पॉन्सेस चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज उठाने हैं। शरद कोहली, वित्त मंत्री का ये कहना 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाए, तो यही राहत मान लो कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में देखें, और 97% लोग कहते हैं आमदनी हमारी घटी है। यहां पर सरकार
अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो गई क्या? मुझे लग रहा है सरकार ने पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं संदीप कि ये इसी साल नहीं, आप पिछले बजट को देखें, उससे पिछले बजट को देखें, कोई टैक्स पेयर्स को राहत, मुझे लग रहा है सरकार ने, जैसे टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो कि बहुत सीमित है, और मैं रेडियो पे ऐड सुन रहा था, देश का हर करदाता है देश का निर्माता, और सिवाय उसको धन्यवाद के, धन्यवाद जरूर किया, दैट आई अपलॉड द टैक्स पेयर्स। मुझे लग रहा है केवल धन्यवाद नहीं, ऐसी परिस्थितियों में हम पिछले 2 साल पहले का छोड़ देते हैं, पर ऐसी परिस्थितियों में टैक्स पेयर को बिल्कुल उम्मीद थी, कॉर्पोरेट टैक्स घट जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स 1.5 लाख करोड़ तक घटा था, 1.5 लाख करोड़ तक घटा था, और कम से कम 10, 20, 30 हजार करोड़ की भी अगर राहत मिलती, चाहे वो हाउसिंग लोन के जरिए मिलती, चाहे मैं उसी सवाल, हाउसिंग लोन है 2 लाख तक की जो लिमिट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप जो मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं 25,000 पर है, बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं, अब स्कूल में चाहे जा भी न रहे, दरअसल फीस तो आप उतनी दे रहे हैं और आपका और खर्च बढ़ गया, इन चीजों में तो एग्जेम्पशन दी जा सकती थी। बिल्कुल उम्मीद थी, और बहुत ज्यादा, इस बार तो उम्मीद और ज्यादा थी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है। आपने जो शुरू में बोला कि जहां आपकी इनकम घट गई है, टैक्स, अब इनकम 2.5 लाख से नीचे चली जाए तो टैक्स नहीं जाएगा, पर 2.5 लाख से ऊपर तो टैक्स जा रहा था, तो ऐसे में अगर टैक्स के, अगर आप सीधा पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो आप टैक्स के माध्यम से, इस बार बिल्कुल उम्मीद थी। मुझे लग रहा है कि बजट को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जैसे किनारा कर लिया गया, और ये कहना कि हम जो है नो न्यूज इज गुड न्यूज या नो नेगेटिव न्यूज इज गुड न्यूज, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टैक्स पेयर्स को और मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी निराशा की बात है, और इस पे काम बिल्कुल होना चाहिए था। और अगर आप ये देते तो मुझे लग रहा है कि आप ऑल ऑफ ए सडन जो बजट का एक परिप्रेक्ष्य था वो बदल जाना था, और थोड़ी बहुत राहत से ही बदल जाना था। मुझे बहुत हैरानी हुई, इससे डिमांड भी तो बढ़ती, डिमांड बढ़ती, बिल्कुल, जेब में पैसा आता, खर्च होता तो वो अर्थव्यवस्था में ही जाता ना पैसा। जितने भी डिमांड बढ़ाने के कदम उठाए गए, जो सरकार कह रही है कि उठाए गए हैं, वो सारे इनडायरेक्ट हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हैं। डायरेक्ट रूप से डिमांड बढ़ाना, जो कि रोजगार और डिमांड बढ़ाना 2 मेन धागे थे इस बार संदीप इसके, तो रोजगार के लिए भी ठीक है, आपने बुनियादी खर्च बढ़ाया है, आपने और योजनाएं लॉन्च करी हैं, पर मुझे लग रहा है कि डिमांड बढ़ाने के लिए फिर सप्लाई साइड को ज्यादा एड्रेस किया गया है, डिमांड साइड को अप्रत्यक्ष रूप से ही एड्रेस किया गया है। लेकिन सुप्रिया, 35.4% जो बुनियादी खर्च है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने वो बढ़ाया है 5,54,000 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़, तो उससे रोजगार भी सृजित होंगे। 60 लाख रोजगार की बात सरकार कर रही है, 80 लाख घर बनवाए जाएंगे, नल से जल घरों तक पहुंचाया जाएगा, तो ये ईज ऑफ लिविंग में ही तो आता है। हंसी आती है कुछ डिफेंस सुन के इस बजट का, क्योंकि इस इनडिफेंसिबल बजट को डिफेंड करने के लिए भी लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं भाजपा में। ये मैं पहला अनूठा बजट ऐसा देख रही हूं। मैं 2 चीजें कहूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। ग्रोथ तो ऐसी कर दी साहब आपने, जफर भाई, कि जीडीपी का जो साइज था वो 22 में वो हुआ जो 20 में था, तो उसके चलते जो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, जो लोग बेरोजगार हुए, जो 84% जनता की आय घटी, उससे आपका क्या वास्ता, उससे आपका क्या हवाला है? इस बजट में एक चीज बता दीजिए, जो लोगों के हाथ में पैसा डाले, उनके लिए नौकरी सृजन करे, एक चीज बताइए। कुछ नहीं बता पाएंगे आप। और ये जो एक बोगी बोली जाती है ना संदीप जी, मैं थोड़ी ईमानदारी से आज ये बात जरूर बोलना चाहती हूं, 3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। अरे ये कौन सी बड़ी बात है भाई? इस देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीब से गरीब आदमी और देश का सबसे अमीर आदमी एक ही रेट ऑफ टैक्स देता है, माचिस की डिब्बी से लेकर बड़ी गाड़ी तक। ये जानना जरूरी है। और ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बजट आ रहा था, मेरा मानना था कि इस बजट में नौकरी के सृजन की, महंगाई पर रोक लगाने की, इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करने की बातें होनी चाहिए थी। यहां पर क्या बात हुई है? यहां पर सिर्फ पूंजीवाद की बात हुई है इस बजट में। और मैं सिर्फ 2 आंकड़े पढ़ के अपनी बात खत्म करती हूं। पेट्रोलियम सब्सिडी काट दी गई, फर्टिलाइजर सब्सिडी काट दी गई, फूड सब्सिडी काट दी गई। अगर इस देश के 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में अनाज की जरूरत है तो फूड सब्सिडी क्यों काटी जा रही है? इसका मतलब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी महंगा रहने वाला है क्योंकि सब्सिडी कट गई, फर्टिलाइजर सब्सिडी कट गई। एग्रीकल्चर और एलाइड के साथ जितना बड़ा धोखा इस बजट ने किया उतना पहले कभी नहीं हुआ था। 4.3% ऑफ जीडीपी का एलोकेशन पिछले साल था, जो कि घटकर 3.8% ऑफ जीडीपी हो गया है। आपने एग्रीकल्चर जो पैसा दिया है एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, उसको घटा दिया है।
मनरेगा का 98,000 करोड़ को घरा के 75,000 करोड़ कर दिया गया है। हेल्थ पर मात्र 0.8% बढ़ाया गया है और पीएम किसान निधि पर मात्र 0.7% बढ़ाया गया है। ये किसके लिए आपने बजट बनाया है? क्या आपने क्रिप्टो वालों के लिए बजट बनाया है? दलाल स्ट्रीट के लिए बनाया है? ये बजट आपने किसके लिए बनाया है प्रभु? क्योंकि बेरोजगार, युवा, किसान, गरीब, उनमें से किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। ये मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूँ। जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, आप बड़े आरोप लगा रही हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, मनरेगा की मद, ये तमाम चीजें आप घटा रहे हैं और आप कहते हैं जन कल्याणकारी बजट है ये। एक मिनट सुप्रिया, अभी आपके पास आता हूं, जफर को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। देखिए, सुप्रिया जी कह रहे थे अभी मनरेगा के बारे में, का एलोकेशन कम तो होना ही चाहिए। इसलिए क्या जो 2020 में मनरेगा का एलोकेशन हुआ था, जो आत्मनिर्भर पैकेज के द्वारा जो मनरेगा का एलोकेशन हुआ था, इसलिए कि उस वक्त महामारी के दौर में थे हम, नौकरियां चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सीएमआई का जो बार बार ये कोट करती रहती है कि 24% था, वो आप घट के देखिए, जैसे जैसे हालात सुधरते जा रहे हैं, जो घट के 5-5.5% हो गई है। और आगे जो जिस तरह से विकास हो रहा है और जिस तरह से नौकरियों की उम्मीद, गरीबों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, 23 करोड़ लोग। संदीप जी देखिए, संदीप जी जिस तरह से महामारी से हम निकले और तेजी से हम उस रास्ते पे, जो ग्रोथ के रास्ते पे हैं, ये सारी जो दिक्कतें जो हैं वो अपने आप उसका समाधान निकलता जा रहा है। इसलिए कि ग्रोथ होना, विकास का होना बहुत जरूरी है, पटरी पे अर्थव्यवस्था रहना जरूरी है। आप देखिए, आप ही आपके चैनल पे, चाहे सुप्रिया जी हो चाहे कोई भी हो, आप भी उसमें से थे जब ग्रोथ नीचे हुआ था। 4th क्वार्टर में, 8th क्वार्टर में जब सरकार हमारे आई थी, तो आपने उसका कितना रोना धोना तो किया मतलब था। क्योंकि चीजें सामान्य हो रही हैं तो फर्टिलाइजर सब्सिडी हटा देंगे, फूड सब्सिडी, मनरेगा हटा देंगे। एब्सोल्यूट डिमांड में कुछ नहीं, एब्सोल्यूट डिमांड में सब कुछ बड़ा है। देखिए, परसेंटेज जीडीपी की भी बात कर रहे थे। जीडीपी हमारा जो है इनके समय में कितना था? 112 लाख करोड़ था जब 2014 में, यह था 232 लाख करोड़ की जीडीपी है। 2003 की जो ये बात कर रहे हैं, 2020 में 200 लाख करोड़ की जीडीपी थी, लेकिन उसके बाद महामारी आने के से नीचे भी जीडीपी गई थी, ये सबको मालूम है। सुप्रिया रिस्पॉन्ड कीजिए 20 सेकंड्स, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। प्लीज हम थोड़ा सा पॉइंटेड रखेंगे अपनी डिस्कशन को। मैं बस एक मुद्दा आपको बता देती हूं। पेट्रोलियम सब्सिडी 6,500 से घट के 5,800 हो गई। फर्टिलाइजर 1,40,000 से घट के 1,05,000 हो गई। फूड 2,86,00,000 करोड़ से घट के 2.06 हो गई। तो इसमें मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूं। और मनरेगा की, क्योंकि आप लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं, अब जो पावर्टी बढ़ रही है वो अर्बन एरिया में बढ़ रही है। आपको यहां पर अर्बन मनरेगा लाना पड़ेगा और गांवों में मनरेगा का एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। 2021 के वित्तीय वर्ष में 1.1 लाख करोड़ मनरेगा पे खर्चा हुआ था, जिसको आपने घटाकर 98,000 करोड़ अपने रिवाइज एस्टिमेट में कर दिया पिछले साल, और इस बार के एस्टिमेट में उसको 73,000 करोड़ कर दिया। अरे 25,000 करोड़ मनरेगा में इस समय आपको लगता है आप कम कर सकते हैं? और एब्सोल्यूट टर्म्स में आपने नंबर्स घटाए हैं। फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम पे परसेंटेज ऑफ द जीडीपी में आपने एग्रीकल्चर का बजट घटाया है, क्योंकि वक्त सामान्य होता जा रहा है। ये बात कह रहे हैं जफर इस्लाम। लेकर आ गए, हम आफत काल में थे तो उस वक्त ज्यादा बढ़ा हुआ था बजट, अब वो नॉर्मलाइज करना ही था। किसानों के लिए वक्त सामान्य हो रहा है, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए वक्त सामान्य हो रहा है। इस देश में गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई बढ़ रही है वो सामान्य हो रही है। बेरोजगार सड़क पे उतरा हुआ है वो सामान्य है। गरीब अगर 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पे आश्रित है वो सामान्य है। यही समझते होंगे ये सामान्य है। ठीक है, कृषि की भी बात करते हैं। यहां पर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर होगा। 2,37,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है विजय सरदाना, एमएसपी पर खरीदी के लिए, गेहूं और धान की खरीदी। लेकिन 27 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला किसान, क्या उसे कुछ राहत मिली है? उसकी लागत तो लगातार बढ़ी है। अब ठीक है जी, कृषि के सामान थोड़े सस्ते हो जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में जो किसान जिस सूरत हाल में है, क्या उसकी सिचुएशन को एड्रेस करता दिखाए ये बजट? देखिए, अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन बैलेंस शीट के हिसाब से करते हैं तो नहीं करता। लेकिन जहां तक बात है यूरिया की और सब्सिडी की, मुझे लगता है उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। यूरिया सब्सिडी घटी है प्रोपोर्शनेटली, लेकिन न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी इंप्रूव हुई है, जो किसानों के लिए सही है।
क्योंकि हम पहले ही इम्बैलेंस वे में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम यूरिया को डिस्करेज करके बैलेंस्ड न्यूट्रिशन किसानों को देते हैं, जिससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इनकम बढ़ेगी, तो मुझे लगता है वो जो चेंज किया गया है वो सही है। रही बात दूसरी कि पीडीएस को लेके, निश्चित रूप से जितना आपको सब्सिडी चाहिए पीडीएस के लिए उतना एलोकेशन किया गया है, लेकिन अगर ये कहें कि सारी फसल सरकार खरीदेगी और बांटेगी, मुझे लगता है ये बहुत ही इलॉजिकल स्टेप होगा और ये सस्टेनेबल भी एमएसपी नहीं। को प्रभावी बनाने का वादा सरकार ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया, और इसमें 23 फसलें आती हैं, सिर्फ गेहूं और धान नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वही कह रहा हूं। अगर सरकार ये कहती है कि हम 23 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। ना वो राष्ट्र हित में है, ना वो किसानों के हित में है, ना वो इकोनॉमी के हित में है। क्यों है, किस लिए है, उसकी राजनीति क्या है, क्योंकि राजनीतिक दस्तावेज भी है ना। देखिए विजय सरदाना, आप ये मानेंगे राजनीतिक संदेश भी दिया जाता है। आपने ठीक है किसानों की आय दोगुनी करने की तो बात कर दी, लेकिन किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ाई, चलिए ना बढ़ाएं। फसल बीमा योजना का आवंटन आपने कम कर दिया। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो था, जो 1 लाख करोड़ का क्रिएट हुआ, उसमें पैसे दिए गए 6000 करोड़ के करीब। एक्चुअल जो विड्रॉल हुआ वो 2071 करोड़ 1 लाख करोड़ में से। तो किसानों के हाथ क्या आया है इस बजट में, ये किसान पूछेंगे नहीं। बात वही आती है, बिल्कुल सही सवाल है। इसीलिए इस समय जो जरूरत है, अगर आप देखें कि क्यों किसानों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ज्यादा डिस्पर्समेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपके एफपीओज और कोऑपरेटिव्स हैं, अगर वो प्रपोजल नहीं दे रहे हैं तो पैसा कैसे डिस्पर्स होगा। सवाल अब ये है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को किसानों तक ले जाना होगा। अभी तक किसानों को हमने कहा कि तुम बैठे रहो, सरकार सब्सिडी देगी, मनी ट्रांसफर होगा, लेकिन उससे कभी किसानों का भला होने वाला नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। और इसीलिए आप देखेंगे जहां जहां कोऑपरेटिव्स हैं, जहां जहां एफपीओज हैं, वहां किसानों की माली हालत बाकी किसानों से हमेशा ज्यादा अच्छी तो रही किसानों है। की और ये बात हमें स्थिति अच्छे दिन आने में अभी 25 साल इंतजार करें, वो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। मुझे नहीं लगता 25 साल लगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक बात तो सही है संदीप जी, जो आपने कहा कि अगर इस देश में पेट्रोलियम से हम इथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जितना हमारे पास सरप्लस कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो चावल है, गेहूं है, गन्ना है, मक्का है, आप उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, साल 2 साल 3 साल का टाइम होगा, लेकिन जो मूवमेंट है फ्यूल का अल्टरनेट ढूंढने का, वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन किसानों की स्थिति दुरुस्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार हो गया है इस बजट में। युद्धवीर सिंह, रोड मैप तो तैयार हुआ, हम 6 साल से इंतजार कर रहे थे 2022 का, और इस बजट पे पूरे देश के किसान की टकटकी लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री को एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और इनकम डबल होगी। क्योंकि जब हम 2015-16 में ये बात कही गई थी तो किसान की इनकम 8000 रुपये थी, और जो 3 साल के बाद सर्वे हुआ उसमें किसान की इनकम 10,000 रुपये के करीब पहुंची 2019 में, और आज उसको अगर आकलन करते हैं तो 12,900 रुपये पे आके वो खड़ी हो जाती है। 21,000 रुपये का वायदा सरकार ने किया था, तो आज हम उम्मीद कर रहे थे कि इनकम 21,500 होगी, उसका कोई फार्मूला आज के बजट में निकल के आएगा। अब हमको समझाया जा रहा है, सरदाना जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि सब्सिडी किसान के हित में नहीं है और सब्सिडी से जिंदा नहीं रह सकते। मतलब अगर कीमत की बात करो तो सरदाना जी को तकलीफ होती है, एमएसपी किसान को नहीं मिलनी चाहिए। सब्सिडी की बात करो, अमेरिका सब्सिडी देता, यूरोप सब्सिडी देता, उसका एग्रीकल्चर, सारा एग्रीकल्चर सेक्टर उसका सब्सिडी पे खड़ा हुआ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कॉम सब्सिडी तो दे रहे हैं, मतलब सब्सिडी के क्या होते हैं? ये सज्जन जो हैं, ये सज्जन विद्वान आदमी है, कृषि विशेषज्ञ, आप इनको बता रहे हैं ये एमएसपी खत्म हो जाए, प्रोक्योरमेंट नहीं होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट देश के और किसान के हित में नहीं है, सब्सिडी किसान के हित में नहीं है, तो किसान के हित में क्या है? गेहूं और धान की खरीदी के लिए एमएसपी पर 2,37,000 करोड़ का तो आवंटन किया है। अभी आप देखें
जो आवंटन किया वो 2048 करोड़ का था पिछले साल, वो भी घटा है। प्रोक्योरमेंट के लिए जो आवंटन किया पैसे का वो पिछले साल से घटा के किया, वो 2,48,000 करोड़ था पिछले साल। तो कोई भी मतलब देश बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा बढ़ रहा है, तो उसमें उसके लिए बजट बढ़ना चाहिए था। बजट तो कोई ऐड ऐसा नहीं है जिसमें बजट बढ़ाया गया हो। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर बजट में काट दिया सीधा सीधा, 1 लाख करोड़ का निकाल दिया। इसमें किसी उसमें 60,000 करोड़ के करीब का तो पुट किसान सम्मान निधि है, वो दरअसल कृषि बजट का हिस्सा नहीं है, वो तो अलग से, वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो तो उसकी किसी को उससे कृषि का कोई बढ़ावा नहीं हो कुछ नहीं है। हाँ, राहत मिल रही है किसानों को। वो तो सीधा सीधा 2019 के चुनाव में वोट बैंक खड़ा करने का एक वो हथियार था। हम तो चाहते नहीं है सम्मान निधि का जुमला जो फेंक रखा है, हम तो MSP चाहते हैं, हमारी कीमतें चाहते हैं। मत दो सब्सिडी, हम कब कह रहे हैं, हम भी जानते हैं सरकार नहीं खरीद सकती। बार बार ये गुमराह करते हैं कि 100% ये संभव नहीं है कि सरकार खरीद के बांट दे। हम कह ही नहीं रहे सरकार खरीद के बांट दे, हम कह रहे हैं बाजार खरीदे। जो कीमत तय हो जाती है, न्यूनतम जो मूल्य तय हो जाता, उसको बाजार और सरकार जो खरीदे उससे कम पे ना खरीदे। तो और ये बीज, कीटनाशक, खरपतवार, ट्रैक्टर, ये तमाम चीजों पर GST को लेकर क्या एक सरलता लानी चाहिए थी? नहीं, बेसिक क्या ये सारा मतलब आप टैक्स ले रहे हैं, जैसे अभी ये सज्जन कह रहे हैं कि चंद % लोग टैक्स देते हैं। श्रीनेश जी ने कहा हर व्यक्ति हिंदुस्तान का टैक्स देता है, चाय पीने वाला भी GST देता है, टैक्स लगता है उस पर। कोई देश का नागरिक बीड़ी खरीदता है तो उस पर GST देता, तो टैक्स कौन नहीं देता इसमें? और टैक्स देने वाले करो ना, 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी जिस व्यक्ति की हो उससे टैक्स ले, मतलब किस फार्मूले से टैक्स लोगे बता दो, दे देंगे हम। देश की पूंजी का कितना % कितने लोगों के पास है, ये आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। 98 लोगों के पास जितनी संपत्ति है देश में, खरबपति 102 से बढ़कर 142 हो गए हैं युद्धवीर सिंह, और 98 लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति 55.5 करोड़ लोगों के पास है। 55% जो संपत्ति है उस पे वो बैठे हुए हैं पालती मार के।